गुड इवनिंग, वेलकम। संगठित योग भट्टी के इस फाइनल मास्टर क्लास में हम आप सभी के साथ साथ आदरणीय जयंती बहन का भी वेलकम करते हैं। आज का मास्टर क्लास आदरणीय बड़ी दादी जी, दादी प्रकाशमणि जी के योगी जीवन पर आधारित हैं। दादी जी की याद आते ही दादी का प्यार, पालना, दादी का वो भोलापन, दादी का वो अपनापन, दादी की वो छोटी छोटी अदाएं आज भी दिल को स्पर्श कर जाती हैं। लेकिन वर्ष 2007 में दादी जी ने अपना साकार रूप चेंज किया और हम सब से कहीं दूर चली गई। जब किसी दूर की चीज़ को स्पष्ट रीति से देखना होता है, उसको जानना होता है, उसके बारे में सीखना होता है, तो टेलीस्कोप दिया जाता है। आज ड्रामा ने भी हमें जयंती बहन का साथ दिया है। जयंती बहन, दादी जी के साथ के आपके अनुभवों से हम भी आज दादी से समीपता का अनुभव करना चाहते हैं और इसीलिए हम आपसे अनुरोध करते हैं कि दादी के जीवन के कुछ ऐसे प्रेरणादायी प्रसंग, आपके अपने अनुभव आप हमारे साथ शेयर करें और आपके अनुभवों से हम दादी जी के जीवन को और बेहतर रीति से जानेंगे और उससे सीखेंगे। जयंती बहन। ओम शांति। दादी प्रकाशमणि आप शब्दों से ही समझ सकते हैं, नाम से ही समझ सकते हैं कि उसकी सूरत मूरत किस प्रकार से थी। ऐसे मणि जो चमत्कार हो, जो प्रकाश सारे विश्व में फैला सके, ये है अपनी दादी प्रकाशमणि। परंतु उसकी थोड़ी बैकग्राउंड कहानी मैं सुनाने चाहूँगी ताकि किस प्रकार की ये आत्मा है, विशेष इस ड्रामा के विश्व स्टेज पर किस तरह से उन्होंने पाठ बजाया, उसका थोड़ा बैकग्राउंड जानना अच्छा होगा। और कई बाबा के नए नए बच्चे भी होंगे जिन्होंने शायद ना भी सुना हो। तो दादी जी एक सिंधी परिवार में सिंध हैदराबाद में जन्म लिया और उसके बाप को अपना बिजनेस भी था, परंतु साथ साथ वो ज्योतिष भी थे। तो उन्होंने पहले से ही जान लिया कि ये जो बेटी मेरे पास आ रही है, मेरी नहीं बन कर के रहेंगी, परंतु ये परमात्मा के लिए अपना जीवन समर्पित करेंगी। तो उन्होंने उस भाव से, उस दृष्टि से बहुत ही सुंदर ढंग से इन्हों को पालना दी। फिर जब क्लासेस शुरू हो गए ओम मंडली में, तो उस समय उनकी माता जी सत्संग में गई थी। फिर बेटी को भी बोला कि तुम भी चलो, और जाने से पहले ही दादी जी को श्री कृष्ण का साक्षात्कार हुआ। और जब सत्संग में गई और बाबा सामने बैठे थे, तो उन्होंने भी उस समय वही सूरत मूरत श्री कृष्ण की देखी और समझ गई कि ये वही आत्मा का हमने स्वप्न देखा था। तो बहुत ही जल्दी, बहुत सहज रीति से वो पहली कुमारी थी जो बाबा के सामने यज्ञ में समर्पित हुई, और कोई प्रकार का बंधन नहीं। माँ बाप ने बड़े प्यार से उसको भगवान की सेवा के प्रति अर्पण किया। और उस समय भी जो छोटा सा ग्रुप फिर तैयार हो गया, कराची में आए, तो उसमें भी फिर दादी प्रकाशमणि का बहुत ही सुंदर पाठ चला। जल्दी में ही जो छोटे बच्चे थे उन्हों के टीचर्स कुछ थे जिन्हों को सब दादी दादी कहते थे। तो दादी 16-17 साल की आयु में ही बिल्कुल दादी सब उसको कहने लगते थे जो छोटे थे। तो दादी की पर्सनालिटी, दादी का रूप इस तरह से था जो मम्मा के साथ साथ वो हर प्रकार के कारोबार में वो शामिल रहती थी। इतना तक जो बाबा ने उनको टाइटल दे दिया मुन्नी मम्मा, छोटी मम्मा। और मम्मा के साथ बहुत ही सुंदर पाठ बजाया। और फिर तो
वो दिन तो तपस्या के दिन थे, परंतु खजांची ट्रेजरर दादी फिर भी बन करके रही थी आबू के दिनों में। तो भिन्न भिन्न प्रकार से दादी का पाठ चला था। और फिर आबू के दिनों में निमंत्रण मिला कि कॉन्फ्रेंस हो रही है जापान में, रिलीजियस कॉन्फ्रेंस, तो उसमें ब्रह्मा कुमारीज आ सकती। तो बाबा ने उस समय दादी जी, दादी रतन मोहिनी और फिर साथ साथ दादा आनंद किशोर, इन 3 को भेजा। तो न सिर्फ एक कॉन्फ्रेंस जापान की अटेंड की, परंतु करीब 14 मास तक उनकी सेवाएं ईस्ट के तरफ भिन्न भिन्न देशों में बहुत सुंदर ढंग से चलती रही। तो जब वापस लौटे तो बाबा ने तो बहुत बहुत ढेर प्यार किया, बहुत अच्छी तरह से उनका स्वागत हुआ, बहुत सेवाएं भी हो गई। बाबा ने उनको भारत का भी जो सेंटर्स बने हुए थे वहाँ पर भेजा, तो बहुत सेवा निमित्त हो गई उसके द्वारा। फिर तो दादी भिन्न भिन्न स्थानों पर भारत में भी रही, परंतु लास्ट में दादी का स्थान था 1967-68 में बॉम्बे, गाम देवी सेंटर पर दादी मुख्य थी। तो मेरी मुलाकात दादी जी के साथ वहाँ होती रही कई बार जब हम भारत में जाते रहे। उस समय ज्ञान तो नहीं था, परंतु बचपन में तो प्यार बहुत आकर्षित करता, तो दादी प्रकाश मणि का जो सुंदर प्यार था वो तो बहुत अच्छा लगता था। जब हम भारत जाते थे मिलते थे ज़रूर। फिर अक्टूबर 68 में बाबा ने दीदी मन मोहिनी का प्रोग्राम बनाया कि टूर पर जाए, और मैं उस समय आबू में थी। तो बाबा ने मुझे दीदी के साथ भेजा, और दीदी के एब्सेंस में फिर दादी प्रकाश मणि को कहा कि तुम यहाँ ही रुको बाबा के साथ, जब दीदी वापस लौटेंगी फिर तुम मुंबई जाना। तो उस समय तो टूर का तो था 6 सप्ताह, परंतु बाबा दीदी को और आगे भेजते रहे। और बड़ी दादी को, दादी प्रकाश मणि को टाइम मिल गया वो कुछ समय तक बाबा के साथ रहने का। अक्टूबर से लेकर जनवरी 18 तक साकार बाबा के साथ रहना, और उसमें पूरा यज्ञ का कारोबार किस प्रकार से चलता है बाबा को भी चांस मिला उसको हर बात दिखाने का, समझाने का, बताने का। दीदी मीनवाइल टूर पर जाती रही बाबा की आज्ञा अनुसार। 18 जनवरी रात्रि को बाबा को थोड़ा दर्द पड़ा क्लास के बाद, तो दादी को तो संकल्प था कि अभी डॉक्टर को बुलाएं, परंतु उस समय फ़ोन शायद कुछ कारण से नहीं चल रहे थे। तो आखिर कोई साइकिल पर गया डॉक्टर को बुलाने। उस समय एक भी गाड़ी अपने पास मधुबन में नहीं थी, और टोटल माउंट आबू में 4 टैक्सी थी और कोई एक भी गाड़ी नहीं थी। सब ऊपर नीचे पहाड़ करते थे बाईपास, परंतु फिर भी डॉक्टर के पास किसको भेजा। परंतु जब तक डॉक्टर आए, आत्मा ने विदाई लेकर के शिव बाबा के पास चले गई। डॉक्टर बाद में पहुंचा, परंतु लास्ट की जो दृष्टि थी ब्रह्मा बाबा ने दादी जी को दी, और उस समय जैसे बाबा ने उसको अपना वारिस बनाया बाद में गद्दी संभालने के लिए, और फिर साथ ही साथ दादी जी का हाथ पकड़ के रखा और आत्मा उड़ गई। तुरंत ही दादी जी ने कई स्थानों पर विश्व भर में मैसेजेस भेजे कि पिताश्री लेफ्ट फॉर अव्यक्त वतन, नथिंग न्यू ड्रामा, ये तार में ये शब्द थे। तो तुरंत ही फिर दादी ने दादी गुलजार को फ़ोन किया ताकि फिर जो भी बाबा को संदेश देना है वो सहज हो जाए। फिर तो कदम कदम पर दादी गुलजार जी नेक्स्ट डे आकर के पहुंच गई सुबह को ही। कदम कदम पर शिव बाबा से जो पूछना था, किस तरह से कार्यक्रम करना है, दादी प्रकाश मणि पूरा आज्ञाकारी बाबा की। तो हर समय बाबा
उनको शिव बाबा बताते रहे क्या करना है, कैसे करना है, तो उस अनुसार ही सारा कारोबार चलता रहा। हम आकर के पहुँचे आबू में 20th मॉर्निंग, मंडे मॉर्निंग। 18th नाइट को बाबा ने छुट्टी ली और फिर 20th मॉर्निंग को हम पहुँचे तो तपस्या चालू थी और दादी जी अपनी इतनी नम्र पर्सनालिटी से, पावर से, बहुत सुंदर ढंग से बिल्कुल बाबा के साथ बैठी थी और सब दृष्टि बाबा से मुलाकात करके सब योग में बैठते जाते थे। तो वो दिन रात तपस्या, सैटरडे नाइट, संडे, मंडे, डे एंड नाइट, फिर ट्यूसडे मॉर्निंग को मंगल सवेरे 21 तारीख दादी जी सवेरे क्लास में आई। क्लास तो वैसे तो योग का ही चलता था, परंतु उस समय दादी ने आकर के फिर ये बताया। सारी सभा तब तक मैं समझती 400-500 तो इकट्ठे हो गए थे, परंतु बाबा ने कहा था कि आप लोग रुकना, बहुत बच्चे आने चाहेंगे, और फिर तो 700 टोटल आकर के पहुँचे। परंतु उस समय शायद सवेरे 500 शायद होंगे। तो दादी जी ने जैसे ही समाचार बताया, थोड़ा सा दादी का आवाज़ टूटा, तो जैसे कि सारी सभा को छुट्टी मिल गई तो सबके आंसू आने लगे। तो दादी ने ये देखा और तुरंत अपने को पकड़ लिया और फिर तुरंत ही बहुत शांति से बताया कि आज बाबा का संदेश है कि अंतिम कार्यक्रम जो कुछ करना है आज करना है। सारे इंस्ट्रक्शंस फिर बहुत शांति से दादी ने खुद बताए और फिर तो हम सब इकट्ठे आकर के हुए। जैसे टाइम बताया गया दोपहर का टाइम, जहाँ बाबा बैडमिंटन खेलते थे उसी स्थान पर जहाँ आज शांति स्तंभ बनाया गया है उस स्थान पर। परंतु विशेष बात क्या थी कि बाबा से संदेश आया कि जो पहले लकड़ी जला करके डालनी है वो दादी जी करेंगे। बाबा का लौकिक बेटा आया हुआ था बॉम्बे से, बाबा का अलौकिक नंबर 1 बेटा जो दादी ब्रदर जगदीश है वो भी आए हुए थे। परंतु बाबा का इंस्ट्रक्शन आया, दादी जी वो बेटे का पार्ट बजा करके आग जलाएंगी। इसी से ही आपको पता चलता है कि ड्रामा अनुसार कैसे दादी का तुरंत पाठ प्रत्यक्ष होता रहा। और फिर शाम के समय हम लोगों को मालूम नहीं था, परंतु अव्यक्त बाप दादा की पधरामनी हुई, अव्यक्त शिव बाबा की पधरामनी हुई दादी गुलजार के तन में। और वो तो बाबा ने बहुत डिटेल के इंस्ट्रक्शंस दिए, परंतु एक विशेष बात भी बाबा ने कही कि जब गुरु जाता है तो दूसरा किसको चुन करके गद्दी पर बिठाते हैं, तो जब लौकिक बाप जाता है तो किसी और को चुन करके उसको बाप के स्थान पर नहीं बिठाया जाता, परंतु जो बड़े भाई बहन हैं वो छोटों को संभालते हैं और वही पालना देते हैं। तो आप लोगों की जो बड़ी बहनें हैं बाबा उन्हों को मुकर्रर करते हैं और साथ में दूसरी दादियाँ और बड़े भाई आप सबकी संभाल करेंगे। और बाबा के भोग के ऊपर एक छोटी सी चांदी की प्लेट थी, उस पर गुलाब के फूल थे बगीचे के। एक गुलाब उठा करके बाबा ने दीदी मनमोहिनी के सिर पर रखा, दूसरा गुलाब उठा करके बाबा ने दादी प्रकाश मणि के सिर पर रखा, जैसे कि संगम युग में कॉरोनेशन सेरेमनी देखने का मौका बना। फिर तो दादी जी का दीदी के साथ बहुत ही सुंदर पाठ चला और इतना आपस में वो मिल करके चलते थे, जो दोनों ही कहते थे 2 शरीर है परंतु एक आत्मा है। इतना उनका आपस में मेल था, जो बिल्कुल दीदी से कोई बात पूछो दीदी कहेंगी दादी से पूछो, दादी से कोई बात पूछो कहेंगी दीदी से पूछो, परंतु फिर आकर दोनों का विचार एक ही होता था बहुत करके।
तो इस प्रकार से बहुत सुंदर पालना का पार्ट और साथ साथ एक्सपेंशन का भी पार्ट बहुत ही अच्छी तरह से दादी जी ने हर प्रकार से पालना भी दी, विश्व सेवा भी की, विश्व सेवा भी कराई। उसमें कुछ कुछ जो हमारे पर्सनल अनुभव की बातें हैं मैं वो अभी सुनानी जाएंगी। मुझे याद आता कि 1968 में मई मास में प्रदर्शनी थी महाबलेश्वर में। तो बड़ी दादी वहाँ पर थी महाबलेश्वर में और चंद्रू बहन जो आजकल सैन फ्रांसिस्को में है और मैं दोनों वहाँ पर थे। मैं तो बहुत नई थी ज्ञान में, परंतु दादी मुझे पहले से ही बचपन से ही जानती थी। तो दादी जी हम लोगों के साथ लेके जाती थी जहाँ बोर्डिंग स्कूल में प्रबंध था रहने का। शहर के बीच में करीब 20 मिनट का पैदल था, वहाँ पर टाउन हॉल में प्रदर्शनी थी। तो दादी न सिर्फ हम लोगों के साथ साथ चलती थी और हमें यज्ञ की कहानियाँ सुनाती थी, परंतु कई बारी दादी हम दोनों का हाथ पकड़ के ऐसे दौड़ती थी। तभी तो दादी की आयु करीब 46 होंगी, ऐसे कुछ। दोनों का हाथ पकड़ के दादी ऐसे दौड़ती थी जैसे मेरी थी आयु उस समय 19, चंद्रू बहन की भी सेम। तो हम समान जैसे कि फ्रेंड्स होते हैं तो दौड़ लगाती थी। पहाड़ के नीचे जाते थे तो उसमें सहज भी होता था, परंतु दादी की नम्रता, दादी का प्यार, दादी ये नहीं सोचती थी कि मैं तो दादी हूँ, ये तो अब की आई हुई कुमारियाँ हैं। नहीं, हम लोगों को फ्रेंडशिप के रीति से दादी हम लोगों के साथ व्यवहार करती रही। तो फ्रेंडशिप के कारण, प्यार के कारण हम दोनों को बाबा के बहुत नज़दीक इतना लाया जो फिर हमारे समर्पण होने का हमें संकल्प आया। तो मैं कहेंगी दादी जी का विशेष वो बीज डाला था उस समय। और फिर जिस समय अव्यक्त बाप दादा ने, बाद में तो समर्पण होना हुआ, ये सब कुछ हुआ, फिर अव्यक्त बाप दादा ने मुझे जून 1969 में कहा, बाबा तुमको विदेश में भेज रही हैं सेवा अर्थ, लौकिक हिसाब किताब के लिए नहीं, सेवा के लिए। तो उस समय वैसे मेरा घर लंदन में ही था, तो फिर माँ बाप वहाँ ही थे। तो तभी फिर बाबा ने कहा कि सेवा के लिए भेज रहे हैं, न कि लौकिक के लिए। परंतु घर में तो अपने लौकिक घर में ही आना हुआ। विश्व भर में कहाँ पर भी कोई सेंटर नहीं था। हमारी लौकिक माता जी ज्ञान में थे, तो घर में वो शुद्ध वातावरण तो था ही। और फिर वापस आने पर दादी जी ने मुझे पहले ही कह दिया था कि कभी भी तुमको पत्र लिखना हो मेरे को इंग्लिश में भी तुम लिख सकती हो, क्योंकि मुझे हिंदी लिखना नहीं आता था। थोड़ा थोड़ा पढ़ना सीख गई थी, लिखना नहीं आता था। तो दादी ने कहा कि तुम मुझे जो पत्र लिखेंगी मैं तुमको ज़रूर जवाब देंगी। तो मैंने पत्र लिखा लंदन में कुछ मास रहने के बाद कि दादी यहाँ तो कोई सेवा ही नहीं है, कोई ज्ञान सुनने वाला ही नहीं है, तो मैं वापस भारत आ जाऊँ। तो दादी का बहुत सुंदर पत्र आया, किसी को बताया होगा, और वो पत्र उन्होंने इंग्लिश में मुझे लिखा कि यदि बाहर की सेवा नहीं है तो स्व की सेवा तो अभी तक बहुत कुछ रही हुई है। तो वो पत्र मिलने पर मैंने अपना तपस्या का प्रोग्राम बनाया। मैं मानती हूँ कि दादी के उस पत्र ने मेरे जीवन का एक और नया मोड़ बना लिया, क्योंकि मैंने तपस्या खूब की। फिर 1969 सितंबर से लेकर मई 1971 तक, फिर उस समय बाबा, बड़ी दादी, बड़ी दीदी सभी ने 5 डेलीगेशन को भेजा। और दादी के पत्र भी आते रहे, क्योंकि वो हमारे पास 1 मास रहे हमारे लौकिक घर पे। तो बहुत ही दादी के उमंग के पत्र आते थे, उन्हों के अंदर बल भरने के लिए, नई आइडियाज़ की, सेवा के, सब कुछ दादी उन्हों को दूर बैठे भी प्रेरणा देती थी। दादी को ये मालूम था कि पत्र कितना जादू का काम करता,
क्योंकि साकार बाबा ने, जब दादी जी बॉम्बे में थे, बाबा हर रोज़ एक्सपेक्ट करता था कि दादी का पत्र आएगा और हर रोज़ बाबा दादी जी को पत्र भेजते थे। इतना गहरा कनेक्शन था बाबा के साथ। और एक दिन यदि दादी टू बिज़ी होकर के मिस करती थी तो बाबा फिर फ़ोन करते थे, बच्ची क्या इतनी बिज़ी हो गई जो बाबा को भूल गई? तो फिर दादी समझाती थी, एक्सप्लेन करती थी बाबा को कि क्या क्या किया। परंतु इतना गहरा प्यार का संबंध और सेवा का संबंध, बाबा को इतना उस आत्मा में विश्वास। फिर जैसे ही विश्व की सेवाएं बढ़ती गई, 74 में दादी जानकी आई। फिर 77 में दादी जी फर्स्ट टाइम वेस्ट की तरफ आई। ईस्ट की तरफ तो गई थी, वेस्ट की तरफ उस समय आई। और दादी को एक तो सबके लिए प्यार, परंतु दूसरा दादी की जो सूरत, मूरत, हर्षित चेहरा और दादी के मीठे बोल, इतना सभी को बहुत बहुत, जो भी तब तक ब्राह्मण बने थे उन्हों को भी बहुत उमंग दिलाया। परंतु कई नई आत्माओं ने भी दादी के द्वारा जन्म लिया। एक हमारे पास भाई था एंथनी, जिसने करीब 1 मास ही कुछ ज्ञान सुना था जब दादी जी लंदन में आकर के पहुंचे। परंतु अभी तक उसको पक्का नहीं था कि मुझे किस मार्ग पर चलना है। तो दादी जी ने जब ये कहा कि भगवान कहता है मन मना भव मुझ एक को याद करो, मन मेरे में लगाओ, तो दादी के बोलने की शक्ति ऐसी थी जो उस घड़ी उसने निर्णय किया कि मुझे ये अपनी जीवन बनानी है। फिर तो वो आत्मा भी विश्व की सेवा के लिए बहुत सुंदर ढंग से निमित्त बन गए। तो दादी जी के कहने में वो पर्सनल प्योरिटी की, एक्सपीरियंस की जो अथॉरिटी थी, उस आधार पर ऐसे ऐसे आत्माओं को जन्म दिया। फिर दादी को वैसे अमेरिका जाने की वीज़ा नहीं थी, परंतु कैसे भी बाबा ने प्रबंध कर लिया, दादी को वीज़ा मिल गई ट्रिनिडाड में। नहीं तो कभी ऐसे होता नहीं है कि दूसरे देश में आपको अमेरिका की वीज़ा मिले, दादी को मिल गई। फिर वो गए न्यूयॉर्क, क्योंकि अपनी एक बहन थी वहाँ, सेंटर नहीं था परंतु अपनी बहन थी। तो वहाँ पर जाने पर दादी यूएन में गई, और यूएन में जब देखे इतने सारे विश्व भर के झंडे हैं, दादी ने प्रेरणा दी कि यहाँ पर ज़रूर बाबा का झंडा एक दिन लहराएगा। और उससे न्यूयॉर्क की सेवा का बीज पड़ा। और फिर दादी टेक्सास में गई, वहाँ भी एक परिवार था, परंतु दादी के जाने से एक और आत्मा वहाँ भी निकली, अपनी डॉक्टर हंसा रावल। और फिर वहाँ पर तुरंत ही सेंटर खुल गया। तो दादी के जाने से जो सारा इतना बड़ा खंड है, मैं कहेंगी कि सारे खंड की सेवा शुरू हो गई। और फिर तो दादी की प्रेरणाएं हमको बहुत सहयोग देती रही विश्व सेवा में। परंतु विशेष दादी जो बहुत दूरांदेशी बुद्धि थी, और दादी सेवा के लिए कभी भी ना नहीं करती थी। दादी को बहुत दूरांदेशी होकर के पता चलता था कि यदि कोई सच्ची दिल से सेवा करनी चाहता है, उसका रिजल्ट ज़रूर बहुत ही सुंदर होगा। तो जो अपना मिलियन मिनट्स का कारोबार चला, कईयों को समझने में बहुत कठिनाई थी कि ये क्या प्रोजेक्ट है, परंतु दादी के कहने से हम लोगों ने बहुत फास्ट स्पीड से उस प्रोजेक्ट को उठाया, जिसलिए फिर दादी जी आए और उनको पीस मैसेंजर अवार्ड इंटरनेशनल रीति से वो यूएन में मिला था सेम ईयर, अक्टूबर 86, जबकि इंटरनेशनल ईयर ऑफ पीस था। बाद में भी दादी हर समय कोई नए प्लान को हर प्रकार से पूरा ही सहयोग देती थी, और यदि कोई भी बात थोड़ा सा कुछ अलग होने लगता था, दादी तुरंत ही उस बात को ठीक कर लेती थी। दादी का प्यार, दादी की शक्ति। और हर एक याद करता है दादी जब पांडव भवन के आंगन में बैठती थी, बिल्कुल दादी फ्री होकर के बैठती थी। न कोई उस समय असिस्टेंट था, न कोई उस समय कोई
रोकने वाला था, दादी हर एक के साथ मिलती रही। क्योंकि दादी को था कि 1 सेकंड की भी पर्सनल दृष्टि, 2 शब्द भी पर्सनल होते तो कितना आत्मा को बल मिलता था। तो विदेश के भाई बहन ट्रांसलेटर ना भी हो कोई हर्जा नहीं, वो दादी के पास जाते थे गुड मॉर्निंग करने के लिए। दादी को थोड़ी बहुत इंग्लिश भी आती थी और दादी की बहुत जल्दी प्रैक्टिस भी हो गई। तो दादी बहुत अच्छी तरह से सबके साथ मिल करके बातें करती थी, उमंग दिलाती थी। फिर कारोबार भी दादी वहाँ ही करती थी, मीटिंग भी वहाँ धूप में बैठ करके आंगन में करती थी। तो हम देखते थे कि दादी कितना फ्री माइंड है। और दादी की एडमिनिस्ट्रेशन स्किल्स, मम्मा की एडमिनिस्ट्रेशन तो बहुत ही सुंदर, दीदी मनमोहिनी की भी विशेष, और फिर दादी प्रकाशमणि। और दादी प्रकाशमणि मधुबन की सिस्टम शुरू से जैसे बनी हुई है वैसे भी चले, परंतु साथ ही साथ जब दादी मीटिंग करती थी मधुबन निवासियों को बुलाती थी, और जब भारत की मीटिंग करती थी तो सारे भारत के जो मुख्य भाई बहन हैं उन्हों को बुलाती थी। साकार बाबा के समय ही वो बाबा उसको सेमिनार करते थे कहते थे, परंतु वो मीटिंग शुरू हो गई थी। परंतु मधुबन की मीटिंग जो दादी ने शुरू की, हर बात मधुबन वालों की राय सलाह से करनी है। हर एक का सहयोग फिर दादी को प्यार से मिलता रहा। और बाबा के जाने के बाद आप सोच सकते हैं कि सब कितना सोच में थे कि बाबा का कार्य कैसे चलेगा। परंतु दादी को विशेष कला थी हर एक के नफ्स को देख करके फिर उनको प्रेरणा देना सेवा करने के लिए। और दादी हर एक के लिए यही सोचती थी कि जितना वो सेवा में अपनी जीवन देंगे उतना उनका भाग्य बनेगा। तो दादी की बहुत बड़ी दिल, हर एक को चांस देने के हिसाब से भी, परंतु साथ साथ मधुबन का जो इतना भंडारा चल रहा है आज तक भी, आप सोचो कि कितने मधुबन में समर्पित भाई बहनें हैं, उन्हों को संभालना, उन्हों का सब कुछ देखना। परंतु साथ ही साथ यज्ञ में आप सोचो कि अब तक तो आगे चल के सीन देखेंगे ड्रामा की, परंतु जिस तरह से 25,000 लोगों की सेवा होती रही है, 3 बारी का भोजन हो, चाहे अनेक बारी चाय पीनी हो, जो कुछ चाहिए, बिल्कुल बेहद का भंडारा। तो मैं समझती हूँ कि ये सारा सब कुछ ऑर्गेनाइज करने के लिए बाबा ने दादी को जो निमित्त बनाया, वो दादी की बड़ी दिल, फ्राक दिल, सच्ची दिल और बिल्कुल बेहद की दृष्टि। और दादी जब विदेशी आते थे, कई बार दादी कहती थी, यदि साकार बाबा होते आपको कितना प्यार करते, तो मैं भी आपको, बाबा तो नहीं हूँ परंतु बाबा का प्यार आपको ज़रूर अनुभव हो मधुबन में आकर। तो बेहद की दृष्टि में फिर दादी को कुछ भी बात आप पूछेंगे तो दादी कोई छोटी दिल से नहीं देखेंगी, दादी बड़ी दिल से देखेंगी और कहेंगी हाँ क्यों नहीं, क्यों नहीं। हर बात में दादी का जी हाँ का ही उत्तर मिलता था। और दादी की बड़ी दिल हर एक के संस्कारों को भी समाने में। कुछ गलती हो गई, हाँ दादी शिक्षा अवश्य देंगी, परंतु फिर भी ज़रूर आगे का रास्ता भी बताएंगी और दरवाज़ा भी दादी खोल के रखेंगी कि हाँ आगे चलते जाओ। तो आज जो हम सेवा का बेहद का ढांचा देखते हैं, हम कहेंगे कि दादी प्रकाशमणि की इतनी विशाल बुद्धि जो बाबा का निमित्त बन करके इतना सब कुछ किया, जो आज तक भी हम उस मणि जो प्रकाश फैलाने वाली है सारे विश्व के अंदर, उसको बहुत प्यार से याद करते हैं और आज भी हम प्रेरणा लेते हैं। ओम शांति।